जो स्टूडेंट YouTube पर क्लास देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपको क्या सर्च कर लेना है, प्रमोद राणा आपको सर्च करना है। इससे पहले अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके MPPSC एंड व्यापम कैटेगरी चुन लेना है। प्रमोद राणा सर्च करके आप हमें फॉलो कर लेना, जिससे क्लास के नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। फिर भी नहीं पहुंचे तो फ्री कोर्सेज पे क्लिक करना, नीचे फीड पे जाके आपको सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो ये फीस है, ये फीस बढ़ने वाली है। फीस जो है ये क्या है दोस्तों, बढ़ने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट लेने का सोच रहा है प्लस का सब्सक्रिप्शन, तो आप अभी नाम मात्र की फीस में जोड़ सकते हो। अभी फीस कितनी है, 8,400। पर जैसे ही आप रेफरल कोड हमारा स्टडी हब 7 यूज करोगे तो फीस कितनी हो जाएगी, 7,560। ठीक है, इसी तरह 1 साल 6 महीने की हो जाएगी। सुविधाएं क्या है, करंट अफेयर की मंथली मैगजीन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फुल्ली प्रिपेयर्ड हिंदी और इंग्लिश के नोट्स, इंग्लिश मीडियम के बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। ये जो सुविधाएं हैं ना, ये इस गोले के अंदर ऐसी 4-5 सुविधाएं और जुड़ गई हैं। इससे पहले भी हजारों सुविधाएं हैं जो कि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। कल वाली क्लास में कौन कौन आए थे जो अभी आए हैं, जो कल की में भी आए थे अभी भी आए हैं। तो अपने 2 ही क्वेश्चन हुए थे। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन हुए थे। पहले तो ये बताइए, स्पीड से अपन फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, कि आप ये बताइए जो गवर्नर जनरल का पद है वो कब से कब तक रहा। गवर्नर जनरल का जो पद है वो कब से कब तक रहा। वायसराय का जो पद है ये कब से कब तक रहा। तो देखिए, गवर्नर जनरल यानी ये बंगाल का गवर्नर जनरल, सॉरी, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद कब से कब तक रहा, 1773 से 1833 तक है। भारत के गवर्नर जनरल का पद कब से कब तक रहा, 1833 से 1858 तक है। भारत के वायसराय का पद कब से कब तक रहा, 1858 से 1947 तक हो जाएगा, याद रखना। और बंगाल के मात्र गवर्नर का जो पद है वो 1773 से आपको याद रखना, सॉरी 1757 से आपको याद रखना है, 1773 तक बंगाल के गवर्नर का पद था। ठीक है, तो याद रखना 1773 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हो जाएगा। 1833 से 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल का पद हो जाएगा, और 1858 से 1947 तक भारत के वायसराय का पद हो जाएगा। ये हमने जाना था। अच्छा, क्वेश्चन आपके सामने आएगी कार्नवालिस। कार्नवालिस बताइए कौन था, बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, या भारत का वायसराय। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। हाँ, गवर्नर जनरल क्या, बंगाल का, भारत का, बंगाल का गवर्नर, या भारत का वायसराय। तो याद रखना, लॉर्ड कार्नवालिस से बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था। कैसे पता, क्योंकि लॉर्ड कार्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। और मैंने क्या बताया कि 1773 से 1833 के मध्य जो भी व्यक्ति बनेगा वो क्या होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। किसका, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इसका कार्यकाल देखिए, 1773 के बाद है, हाँ 1786 में, 1833 से पहले, हाँ 1793 तक रहा था। तो ये किस पोस्ट पे था, बंगाल के गवर्नर जनरल। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग बताइए, ये क्या बन के आया था। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या बन के आया था बताइए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स आपको याद रखना है, बन के तो बंगाल का गवर्नर आया था, पर जब रिजाइन देके गया तो बंगाल के गवर्नर जनरल की। कैसे पता, क्योंकि 1772 में ये बंगाल का गवर्नर बन के आया था, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर भी यही होगा, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी कौन होगा, यही हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। और लॉर्ड वेलेजली, याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है ये किससे संबंधित है बताइए। एबीसीडी आपके सामने ऑप्शन आ रहे होंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी घेरे की नीति किससे संबंधित हो जाएगी बताइए। घेरे की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ।
राजपूत देवदा जी, राजोल जी, शुभम जी। राजोल जी बहुत दिनों बाद आप आए क्लास में, क्या बात है। तो देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ मतलब क्या होता है, घेरे की नीति। घेरे की नीति क्या होती है, तो घेरे की नीति आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, 1764 से 1813 तक चली थी। घेरे मतलब घेरना, यानी कंपनी की 1764 में क्या थी, शुरुआत थी। कंपनी की 1764 में शुरुआत थी। अब आप कहोगे सर शुरुआत कहाँ से थी, कंपनी तो 1608 में ही आ गई थी अपने भारत में। शुरुआत कहाँ से हुई, क्या से 160 सालों तक शुरुआत ही होगी क्या। तो समझिए दोस्तों, कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, परंतु कंपनी जो शासन कर रही थी ना, शासन, उसकी कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी। व्यापार तो कर ही रही है, साथ ही साथ राज करना, शासन करना, शासन करने की उसकी क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है 1757 के प्लासी के युद्ध, क्वेश्चन आए प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव और साथ ही साथ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। उस समय मुगल सम्राट आलमगीर हो जाएगा, आलमगीर द्वितीय हो जाएगा। तो प्लासी के युद्ध से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया गया और एक नवाब बना दिया गया जिसका नाम है मीर जाफर। मीर जाफर को इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, मीर जाफर जो है इसको रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा जाता है, ये भी आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ मीर जाफर। तो ये जो 1757 का युद्ध है ये इतना निर्णायक नहीं हुआ जितना निर्णायक 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने, सभी को पता होगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनकी दीवानी प्राप्त कर ली। बंगाल में द्वैध शासन यानी दो जनों का शासन, पूरा राजस्व कंपनी वसूलेगी, मात्र और सारी व्यवस्थाएं जो देखनी है वो बंगाल का नवाब देखेगा। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बाद ये डिसीजन आ गया था, ये याद रखना। तो बक्सर का युद्ध हुआ निर्णायक, तो ये कंपनी की शुरुआत है। शुरुआत है तो कंपनी क्या कर रही थी, घेरे की नीति चला रही थी। घेरे की नीति यानी कंपनी का उद्देश्य क्या था, कंपनी का उद्देश्य था कि शासन भी करना है, परंतु बड़े बड़े भारतीय शासक भी थे, भारतीय शासक भी थे, तो इनके संग में हस्तक्षेप नहीं करना है, अहस्तक्षेप की नीति रखनी है। परंतु समय समय पर जो कंपनी है उन्होंने क्या किया था, हस्तक्षेप भी किया था। ठीक है, हस्तक्षेप भी किया था। जैसे जैसे कि आपको देखने को मिलेगा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। आंग्ल मराठा मतलब क्या है, आंग्ल मतलब अंग्रेज, मराठा मतलब मराठा हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो आंग्ल मराठा यानी अंग्रेजों और मराठों के मध्य युद्ध हुआ, तो इसका मतलब हस्तक्षेप किया तभी तो युद्ध हुआ। तो वॉरेन हेस्टिंग्स, इसी के समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो घेरे के नीति नीति जो है इससे संबंधित अपना वॉरेन हेस्टिंग्स भी होगा, यह आप अच्छे से याद रखना। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कार्नवालिस भी होगा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कार्नवालिस भी होगा। कार्नवालिस के बाद आपको जो महत्वपूर्ण शासक है वेलेजली, वो भी होगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण होंगे घेरे की नीति। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों, इनका कार्यकाल 1764 से 1813 ईस्वी तक रहा। किसका, घेरे की नीति, ये जो सुरक्षा प्रकोष्ठ है। और कार्नवालिस आया 1786 से 1793, वेलेज अली 1798 से 1805। तो ये देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कंपनी के साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। यानी घेरे की नीति, जो सुरक्षा प्रकोष्ठ था, उसमें अपनी कंपनी को भी बचाए रखा, और जहां हस्तक्षेप की जरूरत थी हस्तक्षेप किया, और जहां हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी वहां हस्तक्षेप की नीति अपना के कंपनी को पावरफुल बना लिया। तो क्वेश्चन आ जाए घेरे की नीति से कौन कौन संबंधित है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स तो होगा जो होगा, कार्नवालिस भी होगा, और लॉर्ड वेलेजली भी होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ऑप्शन अपन ने वॉरेन हेस्टिंग्स ही क्यों चुना, क्योंकि देखिए डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से 1856 तक, इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ, घेरे की नीति, ये याद रखना 1848 से 1856 तक है। और घेरे की नीति मैंने आपको कब तक बताई, 1764 से 1813 तक ही मात्र है। तो उसका घेरे की नीति, इसका इससे तो संबंध होगा ही नहीं। हेनरी जॉन लॉरेंस, ये तो बहुत बाद में रहा था, ये 1864 के आसपास बना था। ठीक है, ये याद रखना। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ये बना था, इसका कार्यकाल 1813 से 23 तक था। तो ये भी आपको याद रखना है, घेरे की नीति से संबंधित नहीं है, उसके बाद बना है। तो समझ गए इसका एक सही ऑप्शन कौन सा होगा,
वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, 1772 में बंगाल का गवर्नर बन के आया था। इसी के समय में इजारेदारी व्यवस्था 7-2 शुरू नई व्यवस्था की ना, पूरा राजस्व की इजारेदारी व्यवस्था क्वेश्चन आ जाए वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। साथ ही साथ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ, सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। साथ ही साथ 1780 से 84 तक आपको याद रखना है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें हैदर अली मारा गया था और टीपू सुल्तान ने 1784 में मंगलोर की संधि की थी। इसी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आपको याद रखना है विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। पहला समाचार पत्र भारत का द बंगाल गजट है, ये जेम्स ऑगस्टन हिक के द्वारा 1780 में चलाया गया था अंग्रेजी में, परंतु सरकार के आगे जाके आलोचनात्मक रवैये के कारण इसको बंद भी करना पड़ा था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी भारत में वायसराय बन के आया था 1848 में। हाँ, न्यायिक हत्या भी कर दी थी नंद कुमार की, ये भी याद रखना। ठीक है, इसलिए इस पर मुकदमा भी चला था, महाभियोग भी चला था, परंतु बाइज्जत बरी हो गया। बिल्कुल सरकार ने कह दिया, ब्रिटेन की सरकार ने, जो भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया है ये कंपनी के हित में किया है, इसीलिए वॉरेन हेस्टिंग्स को बाइज्जत बरी किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी अपना 1848 से 1856 तक रहा था। ठीक है, 1848 से 1856 तक रहा था, जहां लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी ये पुराने वायसरायों से एक पूरी अलग नीति थी। लॉर्ड डलहौजी की नीतियां आप सभी जानते होंगे, इंपॉर्टेंट याद रखना। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, हड़प नीति इंपॉर्टेंट याद रखना। व्यपगत का सिद्धांत हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये हड़प नीति क्या थी? अब लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया था काय के लिए? अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। तो इन्होंने 3 पॉइंट रखे। इन्होंने हड़प नीति के तहत कहा कि जिस व्यक्ति का कोई पुत्र नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जब कोई पुत्र नहीं होगा तो आगे गद्दी पर कौन बैठेगा? गोद ले सकते हैं। तो इसने कही कि गोद आप नहीं ले सकते हो, वो जितना भी साम्राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। किसने कहा? डलहौजी ने कहा। तो इसने 3 वो रखी, ऐसी देसी रियासतें जो ना तो मुगलों को टैक्स देती थी, ना मराठों को देती थी, ना अंग्रेजों को देती थी, ये गोद ले सकती है। सोचिए यदि इनके खिलाफ भी कर देते तो हो सकता है कि 1857 की क्रांति अपन को कहीं ना कहीं 1850 में ही देखने को मिल जाती। ठीक है, दूसरी ऐसी देसी रियासतें जो अंग्रेजों को, मतलब मुगलों को भी टैक्स देती थी, मराठों को भी देती थी और अंग्रेजों को भी देती है। उन देसी रियासत के शासकों का यदि कोई पुत्र नहीं है तो वायसराय की अनुमति से वो गोद ले सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट आएगा, ऐसी देसी रियासतें जिनको अंग्रेजों ने दोबारा से पुनर्स्थापित किया है, दोबारा से बनाया है। उन देसी रियासतों के जो राजा हैं, यदि उनका कोई पुत्र नहीं है तो वो गोद नहीं ले पाएंगे और उनका साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिल जाएगा। तो इसी वजह से आपको 1857 की क्रांति देखने को मिलेगी ना, जिसमें आपको याद रखना रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, तो झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, सतारा को मिला लिया गया था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आए कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसको मिलाया गया? तो 1848 में आपको याद रखना है सतारा को मिलाया गया। सतारा के उस समय शासक थे अप्पा साहेब। कौन थे? अप्पा साहेब हो जाएंगे। अप्पा साहेब को आप इंपॉर्टेंट याद रखना। अप्पा साहेब जो है, इनके समय की महत्वपूर्ण घटना याद रखना कि अप्पा साहेब की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद अंग्रेजों ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला गया। और लॉर्ड डलहौजी ने तर्क क्या रखा? लॉर्ड डलहौजी ने तर्क रखा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना, उसके बाद पूरा जीत गए अंग्रेज, अंग्रेजों के हाथ में चला गया, तो मराठों को अंग्रेजों ने क्या किया था? दोबारा से स्थापित किया था, पुनर्स्थापित। क्योंकि तीसरा पॉइंट फुलफिल होना जरूरी है ना, कि जो देसी रियासतें पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और दोबारा से स्थापित कर दिया, उनके जो पुत्र हैं नहीं है तो गोद ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर सीखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वजह से आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति का सिद्धांत भी पढ़ो ना तो पूरी डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको मेंस में लिखना है। फ्री के लिए तो फैक्ट में आपको याद करवा ही दूंगा, किस भी हो जाए। ठीक है, हड़प नीति, तो डलहौजी की हड़प नीति हो जाएगी, ये आप अच्छे से याद रखना। इसी लॉर्ड डलहौजी के समय में
आपको याद रखना है भारतीय कुछ संस्थाओं की भी स्थापना हुई थी, जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कौन सी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, याद रखना है। कब हुई? 1851 में हुई। किसने की? राधाकांत ने। ठीक है, राधाकांत देव ने की थी, ये याद रखना। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो जाएगी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन नहीं है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कोई दूसरी संस्था है, ये आप अच्छे से याद रखना। इसके अलावा बम्बई एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन, ये याद रखना 1852 में हुई दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से। और तीसरी आपको याद रखना है मद्रास नेटिव सभा, मद्रास नेटिव सभा, इसकी स्थापना आपको याद रखनी है 1852 में हो गई थी। ठीक है, गुजलू लक्ष्मी नारायण शेट्टी ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखना। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन और मद्रास नेटिव महासभा हो जाएगी। ये तीनों सभाएं किसके समय में हुई? लॉर्ड डलहौजी। और आपने सुना होगा एमपीवीएससी में फेवरेट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र भी लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। कब है? कोई बताना चाहेगा? 1850, बताइए कोई बताना चाहे तो। 1854 में। ठीक है, अब इसको ऐसे याद कीजिए, वुड डलहौजी, वुड डिस्पैच, वुड यानी लकड़ी, अब डिस्पैच यानी लड़की, लकड़ी को तोड़ना है तो कुल्हाड़ी है वो लकड़ी में ऐसे डालेगा ना, जिससे लकड़ी टूट जाएगी, तो वुड डिस्पैच डालेगा यानी डलहौजी। तो डलहौजी के समय में वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र आया। ये क्यों आया? ये पता है आपको? शिक्षा संबंधी सुधार के लिए आया। इससे पहले शिक्षा संबंधी सुधार के लिए आपको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए, 1813 का एक चार्टर एक्ट था जो कि मिंटो प्रथम के समय में आया। मैं मिंटो प्रथम कहता हूं या कोई भी किसी के समय की कहता हूं तो ये उस समय का सबसे बड़ा व्यक्ति होगा। जैसे आप पढ़ते हो ना कि पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किसके समय में हुआ? जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, सबसे बड़ा व्यक्ति उस समय कौन था? इंदिरा गांधी। ठीक है, इसी तरह पोखरण में द्वितीय परीक्षण, इसी तरह ऐसे क्वेश्चन आप समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। 1813 का जो चार्टर एक्ट है जिसके तहत शिक्षा संबंधी सुधार के लिए कहा गया कि 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, परंतु विवाद हो गया। 10 सदस्यीय कमेटी बनाई जो 2 गुटों में बट गई, ये याद रखना। ठीक है, तो एस.टी. प्रिंसेप हो जाएगा और एच.एच. विल्सन हो जाएगा, ये दो एक तरफ थे। और दूसरी कमेटी बढ़ गए जिसमें आपको याद रखना लॉर्ड मैकाले भी शामिल था, मुनरो भी था, एल्फिंस्टन भी था। ये कह रहे थे कि जो आप इस पढ़ाई पे खर्च करोगे 1 लाख रुपए, ये हमारी पाश्चात्य शिक्षा पे आपको नहीं खर्च करना है, ये हमारी जो प्राचीन शिक्षा चल रही है उस पे खर्च कीजिए। आप पढ़ाइए, विज्ञान से जोड़िए, पर अरबी और फारसी भाषा में जोड़िए। अपनी आधुनिक अंग्रेजी भाषा में क्यों जोड़ रहे हो? ये बात इन्होंने कही। और साथ ही साथ यह भी कही कि आप यदि उनको अंग्रेजी भाषा से जोड़ोगे तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आपको एक और चीज याद रखनी है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो आप पाश्चात्य से जोड़ रहे हो, जो आप नए प्रयोग कर रहे हो, ये बातें हमारे वेदों में पहले से उल्लेखित है, बस आपको इस चीज को जानने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पाश्चात्य शिक्षा समर्थकों ने क्या अपने पॉइंट रखे। इन्होंने पॉइंट रखे कि आप जो प्राचीन साहित्य भारत का बात कर रहे हो वो मरणासन है, यानी मरने की स्थिति में आ गया, अब इसका कोई भी वजूद नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि पाश्चात्य से यदि नहीं जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये विवाद चलता रहा चलता रहा चलता रहा, 1813 में शुरू हुआ और 1835 तक चलता रहा। फिर 1835 में उस समय के तात्कालिक गवर्नर जनरल थे भारत के, लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक लोक शिक्षा समिति बनाई और लोक शिक्षा समिति ने अपना डिसीजन क्या दिया कि जो शिक्षा भारत में है, जो अपना भारतीय शिक्षा साहित्य है ना, वो ब्रिटेन की एक अलमारी के, पूरा देखिए, एक जो पुस्तकालय है ना, एक पुस्तकालय की एक अलमारी के एक कक्ष के भी बराबर नहीं है। ये कहा, ये कटाक्ष कसते हुए इसने कहा कि जो शिक्षा है अब इसका माध्यम अंग्रेजी होगा। शिक्षा का माध्यम क्या होगा? अंग्रेजी होगा। और जिसको भी अब मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो अंग्रेजी पढ़ना होगा, यानी नौकरी का माध्यम ही रख दिया गया अंग्रेजी, यानी शिक्षा। अब आपको शिक्षा किस चीज के लिए लेनी है?
नौकरी के लिए लेनी है और यूपीएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है क्या अभी भी चल रही है, इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अभी भी क्या रह गया है, शिक्षा का माध्यम मात्र नौकरी रह गया है, ये याद रखना। तो मैकाले की शिक्षा पद्धति, अब इसमें शिक्षा संबंधी सुधार के लिए कौन सा आया, वुड डिस्पैच घोषणा पत्र आया। कौन सा आया, वुड डिस्पैच घोषणा पत्र आया। कब आया, 1854 में आया। इसमें क्या क्या बातें लिखी गई, इसमें बातें लिखी गई जनसाधारण तक आपको शिक्षा पहुंचानी है, महिलाओं को आपको शिक्षा पहुंचानी है, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको बनाने होंगे, प्रत्येक प्रांत में आपको लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करनी होगी। प्राथमिक जो शिक्षा है वो तो प्राचीन भाषा में दीजिए, परंतु जो उच्च शिक्षा है ये आपको याद रखना है अंग्रेजी भाषा में देना है। तो ये प्रमुख बातें हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में भी विश्वविद्यालय खोले जाएं। खुले नहीं है, खुलेंगे आगे, ये 1857 में कैनिंग के समय में, पर खोले जाने की बात वुड डिस्पैच घोषणा पत्र में थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है या मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि ये तो प्रवचन चल रहे हैं। थोड़े बोलते रहा करो जिससे मुझे ये तो लगे कि हाँ आप तक आवाज पहुंच रही है। आवाज वगैरह सब पहुंच रही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं लगाऊं और आप सब सो गए। ठीक है, ग्रेड, बहुत अच्छा। ठीक है, अब ये बताइए, व्यापम के पीईबी के पेपर होते हैं ऑनलाइन, आपकी आप जब फॉर्म भरते हो ऑनलाइन तो आपका सेंटर बहुत दूर होता है। जब सेंटर बहुत दूर है 400-500 किलोमीटर, तो आप काहे से जाते हो। जैसे ग्वालियर वालों का सेंटर भोपाल पड़ गया तो आप काहे से जाते हो। बताइए बताइए जल्दी, काहे से जाते हो कि सर मैं तो पैदल जाता हूँ, सही बताऊं। ट्रेन से जाते हो, ट्रेन से। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, अपने भारत में ट्रेन कब चली, अपने भारत में ट्रेन कब चली, 1853 में बंबई से थाने तक ट्रेन चली थी, ये याद रखना। और इसी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था कर दी गई थी। किसकी, खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था। खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का मतलब क्या है, अब जो सिविल सेवा के पद भरे जाएंगे, पहले तो नियुक्ति हो जाती थी डायरेक्ट, जिसपे नेता का हाथ होता था कि ये है इसको बना दो हटाओ। अब सिविल सेवा के पद के लिए खुली प्रतियोगिता हो गई। यानी खुली प्रतियोगिता का मतलब समझते हो कि सर वही होगा, पेड़ के नीचे एग्जाम देना है खुले में। खुले में एग्जाम नहीं देना है, खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का मतलब है कि सभी के लिए व्यवस्था खोल दी गई। ठीक है, खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का मतलब क्या है, सभी के लिए। अब कैसे होगा, एग्जाम के आधार पर चुने जाएंगे, अब डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होगी। तो याद रखना, कुछ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर खुली प्रतियोगिता की मतलब क्या है, कि जो कंपटीशन वाले पेपर होते हैं वो खुले में दिलवाएंगे क्या। फिर आप भी मन ही मन में सोचते हो सकता है सर खुले में दिलवा रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चों को सांस लेने की प्रॉब्लम रहती है ना, घुटते हैं वो स्कूलों में चार दीवारी के बीच, तो आप दिमाग लगाते हो उल्टा सीधा कि हो सकता है सर पेड़ के नीचे दिलवा रहे हो। ठीक है, तो खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का मतलब याद रखना। डाक तार, साथ ही साथ देखिए दोस्तों, सतारा को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सबसे पहले मिला लिया। उसके बाद 1849 में संबलपुर, जेतपुर और संबलपुर को मिला लिया। 1852 में उदयपुरा को मिला लिया। 1853 में झांसी को मिला लिया गया और 1854 में नागपुर को मिला लिया गया। ये आप अच्छे से याद रखना, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत। साथ ही साथ और भी चीज याद रखना, सिख में जो पंजाब राज्य है ना, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो क्वेश्चन पूछेगा, पंजाब को युद्ध हुआ है, युद्ध हुआ तो इसका मतलब हड़प नीति के तहत नहीं मिलाया गया। साथ ही साथ अवध वाला एरिया सुना होगा आपने, अवध के अंतिम नवाब पूछे ना तो वाजिद अली शाह लगा देना। वाजिद अली शाह की पत्नी ही थी, आपको याद रखना, बेगम हजरत महल। इनका एक लल्ला था कादिर। अवध उस समय बहुत उपजाऊ था और सबसे ज्यादा सैनिक भी आपसे क्वेश्चन पूछे ना तो अवध से ही आते थे। तो अब देखिए दोस्तों, अंग्रेजों ने अवध को क्या किया, कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। कुप्रशासन यानी प्रशासनिक व्यवस्था ये सही से नहीं चला पा रहे हैं, अवध के नवाब इसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाए। इसीलिए बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, आपको पता होगा, 1857 की क्रांति में योगदान दिया था और आगे जाके नेपाल चली गई।
समझ गए? तो क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किसको हड़प नीति के तहत नहीं मिलाया गया? तो पंजाब वाले एरिया को जीत के, अवध वाले एरिया को कुप्रशासन के आधार पर। इसी के साथ साथ द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध भी हुआ था, ठीक है, इसी के समय में पेंगू वाला एरिया भारतीय साम्राज्य में, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स अपना 1813 से 1823 तक भारत का, सॉरी, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था। इसी के समय में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। यह आपको अच्छे से याद रखना है, 1814 से 16 के मध्य हो जाएगा, ये याद रखना। अब नेपाल क्या है? छोटा सा है। नेपाल छोटा सा है ना भारत की तुलना में, बताइए है कि नहीं है? छोटा सा है। अब छोटा सा है तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो आप उनको दो चार गोली देते हो ना, तो वो बिल्कुल मान जाते हैं कि ये ले एक गोली खा ले, मतलब सुपारी खा ले, जो भी टॉफी वॉफी खा ले, तो सुगोली। तो 1816 में सुगोली की संधि से प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया था, याद रखना। इन्हीं के समय में 1817 यानी 1817 में राजा राममोहन राय और डेविड हेयर ने, आपको याद रखना है, ठीक है, हाँ 1854 में, ठीक है, ये याद रखना। राजा राममोहन राय और जो डेविड हेयर है, इन्हीं के प्रयासों से आप सभी को पता होगा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हो गई थी, ये याद, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों अलग अलग हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 1823 तक है, जबकि वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से 1785 तक है, ठीक है, इतने अलग हैं। वो वॉर हैरेगा, ये मात्र हंसेगा, ठीक है, याद रखना। इन्हीं लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को चलाया गया था, ठीक है, किसको? मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को चलाया गया था, याद रखना। जैसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था उत्तर भारत में चली, इसी तरह दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था चली थी। थॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर बन के आया था 1820 में, और इसी के समय में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था चली थी। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। रैयत मतलब किसान, और इसको अपन रैयत रेत से याद कर सकते हो कि हाँ किसान रेत है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको याद रखना है, किसानों से सीधा सरकार टैक्स वसूलेगी, ये व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, याद रखना। महालवाड़ी व्यवस्था पंजाब वाले एरिया में चली थी, होल्ट मैकेंजी के नेतृत्व में हो जाएगा, ये आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप हमें बताइए। हाँ, कैप्टन रीड दो हो जाएंगे, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक आपसे पूछे तो कैप्टन रीड, ठीक है, और थॉमस मुनरो, ये दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कब चली, तो 1792 में चली। कहाँ पर चली? तो तमिलनाडु के 12 महल जिले में हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु के 12 महल जिले में चली। उसके बाद आपको याद रखना है मद्रास वाले एरिया में व्यवस्थित रूप से किसने चलाई? थॉमस मुनरो ने। क्वेश्चन पूछे रैयतवाड़ी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से किसके समय में चली? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में चली। क्वेश्चन पूछे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले किसके समय में चली, तो आपको लगाना है कार्नवालिस के समय में चली। समझ गए? क्योंकि कार्नवालिस का कार्यकाल 1793 से 1786 तक था। उल्टा चलें तो, सीधा चलें तो 1786 से 1793 तक हो जाएगा। समझ गए? तो क्वेश्चन के अनुसार होगा कि ऑप्शन में क्या आ रहा है। ऑप्शन में आ जाए पहला ऑप्शन थॉमस मुनरो, दूसरा ऑप्शन कैप्टन रीड, तीसरा ऑप्शन ए और बी, तो ए और बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। और इजारेदारी व्यवस्था किस वायसराय ने चलवाई थी, बताइए जरा। सॉरी, किस गवर्नर ने चलवाई थी इजारेदारी व्यवस्था, बताइए। इजारेदारी व्यवस्था, इजारे, वॉर, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में इजारेदारी व्यवस्था चली थी। किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हो जाएगी, ठीक है। चलिए, आपको यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा अनअकैडमी प्लस के बारे में, ठीक है। तो देखिए, अनअकैडमी का ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद कैटेगरी जरूर ध्यान रखना, एमपीपीएससी एंड व्यापम, फिर प्रमोद राणा सर्च करके फॉलो कर लेना, जैसे क्लास के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। फिर भी नहीं दिखता है तो फ्री कोर्सेज पे जाना, नीचे फीड पे आपको सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। फीस बढ़ रही है, पहले ही बताया जा रहा है, जो भी लेना चाह रहा है रिफरल कोड आप यही यूज करें, स्टडी हब 7, जिससे आपको सीधी
10% क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। मैं यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी और एमपी पढ़ाता हूँ। एमपी जो हमसे पढ़ रहे हैं आप क्वालिटी देख पाओगे, हिस्ट्री भी आप देख सकते हो किस तरह की क्या क्वालिटी है। हम्म। हाँ, तो आप जान लीजिए प्री और प्लस में डिफरेंस क्या है। यहाँ लिमिटेड सिलेबस है जबकि वहाँ कंप्लीट। यहाँ ओकेशनल प्रैक्टिस टेस्ट है, वहाँ कंप्लीट। यहाँ ओकेशनल पीडीएफ नोट्स है, वहाँ अनलिमिटेड। यहाँ लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन है, यहाँ सारे डाउट, वहाँ सारे आपके डाउट। अब ये देखिए, ये जो गोला है ना, ये प्लस है। इस प्लस के अंदर और भी चीजें क्या जुड़ रही है, करंट अफेयर्स की। अब मंथली मैगजीन कहीं नहीं जाना है। इसके अलावा फुल्ली प्रिपेयर्ड नोट्स आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश के। इसके अलावा आपको याद रखना है फुल्ली प्रिपेयर्ड, हाँ बिल्कुल, पॉलिटी में हम पढ़ाते हैं, ठीक है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन, फुली प्रिपेयर्ड नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश के। इसके अलावा आपको याद रखना है 7,000 क्वेश्चन की सीरीज और इंग्लिश मीडियम के अलग से बैच कोर्स भी। ये सारी सुविधाएं हैं। तो आप जुड़ने का जो चार्जेस है 50 प्लस टीचर और भी सुविधाएं, देखिए ये तो मिलेगी। तीनों की कर सकते हो तैयारी, कोई अलग से लगाने की कोचिंग जरूरत नहीं है। इसी के साथ व्यापम भी कर सकते हो, कोई अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज, प्री और मेन से सारी चीजें देख सकते हो। तो ये जो गोला आपको दिख रहा है ना, ये गोला, इसमें जुड़ने का मैं आपको चार्जेस वगैरह बता देता हूँ, ठीक है। और भी सारी सुविधाएं मैंने आपको बता ही दी हैं। बेस्ट वे टीचर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, 3 लाइनिंग आपको देखेंगे तो प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही प्लस पे आप क्लिक करोगे तो गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे गेट सब्सक्रिप्शन पे, तो फिर आपको दिख जाएगा 6 महीने, 1 साल, 2 साल। कुछ ही दिनों तक आपको फीस यहाँ 8,400 दिखेगी, फिर 12,800 दिखेगी। जिस दिन से 12,800 दिख गई उसके 1 मिनट बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी ले लोगे तो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, सब कुछ है इंक्लूड, प्री प्लस मेंस दोनों, इसी के साथ साथ प्रैक्टिस भी होती है। तो देखिए 24 महीने का आपको दिख रहा है, फीस 7,560 है मात्र। वो भी कब, जब आप रिफरल कोड यहाँ डाल दोगे स्टडी हब 7 तब, ठीक है। तो रिफरल कोड स्टडी हब 7 याद रखना, जिससे सीधी 10% छूट मिल जाए। और आपको सुविधाएं पता ही है, लाइव क्लासेस, जो भी आपको बैच कोर्स अच्छा लगता है या पर्टिकुलर कोर्स अच्छा लगता है उसको इनरोल कर लीजिए, और होते ही रहते हैं समय समय पे, ठीक है। पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, और भी सारे क्वेश्चंस वगैरह, डाउट वगैरह जो भी आप पूछ सकते हो। हर 3 क्लास बाद डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से रखा जाता है, जिससे कोई बच्चा ये नहीं कह पाया। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर हमारा कोई रिप्लाई नहीं करता, इसलिए उनके लिए कह दिया गया कि आपके लिए पूरा एक दिन दिया गया है। उस दिन आप पूछ सकते हो पूरी क्लास में जो भी आपको डाउट है, डाउट्स क्लियरिंग सेशन। डाउट्स जो भी आपको क्लियर करने हैं वो सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब जैसे कोई कोर्स है उसकी प्रैक्टिस करनी है तो वीकली क्विज और ये भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी आप कर सकते हो एक्सटेंड, तो आप करते हो तो वही है, उसके आगे बढ़ जाएगा उसी दिन से, ठीक है। तो आपको ये रिफरल कोड देखने को मिल जाएगा, स्टडी अप 7, 10% छूट मिल जाएगी। और कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग सभी का। उसी दिन से होगी जिस दिन आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होगा, उसी आईडी से लेना। जब फरवरी तक है ना, तो फरवरी के बाद। बताइए बताइए, किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल आलोक जी, कोई डाउट है, सॉल्यूशन है, आप हमसे पूछ सकते हो। और कल कितने बजे है? कल 4:15 पे क्लास है। कोई भी किसी को डाउट नहीं है, चलिए आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? कहाँ गया? हाँ ये रहा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? एक एक ऑप्शन के एक एक वर्ड को हमने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछिए, आप आलोक जी, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली है उसको समाप्त किया था? बताइए। एबीसीडी आपके सामने ऑप्शन आ रहे होंगे, समाप्त करने की बात हो रही। ऑप्शन में बताने, ऑप्शन यहाँ नहीं बताना है लक्ष्मी पटेल जी, हमें पता है आपको पता है।
तो राजपूत जी फर्स्ट, सालू जी सेकंड, थर्ड वंदना जी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। क्वेश्चन आएगी द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किसने किया, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव ने किया। किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने किया। ये आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और रॉबर्ट क्लाइव ने किया बंगाल में द्वैध शासन को शुरुआत कब किया, 1765 में हो जाएगा। ठीक है, बंगाल के नवाब के संग में संधि हो गई थी। उस समय मुगल सम्राट क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ये पूछे कि बंगाल में द्वैध शासन शुरू हुआ उस समय गवर्नर कौन था, तो सभी को पता होगा रॉबर्ट क्लाइव। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उस समय मुगल सम्राट कौन था, मुगल भी तो चल ही रहे थे, कमजोर हो गए थे पर चल रहे थे, बताइए मुगल सम्राट कौन था। आप इतिहास पढ़ रहे हो ना दोस्तों, ज्ञाता भी आप बहुत बड़े हो, तो हमें सिखा दो कुछ, बताओ जरा। सबके मन में रहता है कि सर हमें तो हिस्ट्री में आता है। नहीं, बहादुर शाह जफर नहीं था। बहादुर शाह जफर तो अंतिम मुगल सम्राट था। सोचिए 1857 की क्रांति के समय, और ये घटना है द्वैध शासन समाप्त करना 1772, वो तो वैसे भी नहीं होगा। शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। कौन, शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, याद रखना। तो शाह आलम द्वितीय, उसके बाद आपको पता है कौन बना। शाह आलम द्वितीय के बाद कौन बना। नमस्कार पवन सर। शाह आलम द्वितीय के बाद कौन बना, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद कौन बना, फिर उसके बाद होगा जो अंतिम मुगल सम्राट जिसका नाम कह रहे हो, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन पूछे ना 1857 की क्रांति जो है इसका प्रमुख नेता कौन होगा, तो बहादुर शाह जफर ही हो जाएगा। 80 साल का हो चुका था, इसको नेतृत्व दे तो दिया था क्रांतिकारियों ने, पर हो सकता है कि इस बहादुर शाह खुद को कभी भी 4 लोगों के नेतृत्व की जरूरत पड़ सकती थी। ठीक है, तो इसको रंगून भेज दिया गया और वहीं पर दफना दिया गया, और इसकी कब्र पे लिखा है, तू तो इतना बदनसीब है, तुझे तो तेरी जमीन भी नहीं मिली दफनाने के लिए। ठीक है, इतना आप अच्छे से याद रखना। तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त आपको याद रखना है किसने किया, तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, सोचिए दोस्तों, आप रॉबर्ट क्लाइव से बहुत कुछ सीख सकते हो। कंपनी में एक क्लर्क बन के आया था, मात्र क्लर्क बन के आया था कंपनी में मात्र। और उस समय दोस्तों आपको याद रखना है द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध चल रहा था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक हो जाएगा। तो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध ये पता है किस किस के मध्य हुए थे, ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य हुए थे। यदि रॉबर्ट क्लाइव उसमें अपनी कूटनीति नहीं अपनाता, हो सकता है कि अंग्रेज शासन नहीं कर रहे होते। कुछ फ्रांसीसियों की भी गलती थी कि डुप्ले को वापस बुला लिया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो वहीं से रॉबर्ट क्लाइव का प्रभाव बढ़ा और धीरे धीरे रॉबर्ट क्लाइव और पावरफुल बनता गया, और फिर उस समय प्लासी के युद्ध को रॉबर्ट क्लाइव ने जीत लिया। तो और अंग्रेजों की नज़र में ये पावरफुल बन गया और इसको बंगाल का पहला गवर्नर बना दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल है 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक हो जाएगा। ये 2 बार बन के आया था। इसको दूसरी बार बन के इसीलिए भेजा गया था क्योंकि 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कूटनीति जरूरी थी, क्योंकि युद्ध ये जीत चुके थे। अब जो युद्ध जीतते हैं वो अपने अनुसार क्या करते हैं, संधि करते हैं। और भारत से अच्छे से रॉबर्ट क्लाइव परिचित था, इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया था वापस से, तुम जाओ। और इन्होंने 2 साल शासन किया, और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने, कहा जाता है कि ये बहुत दुखी हो गया था, इतना भ्रष्टाचार किया था इसने कि आगे जाके ये बहुत दुखी हो गया। जिस समय आप याद करो दोस्तों, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था ना, प्लासी का युद्ध हुआ था जब 1757 में, उसके बाद मीर जाफर बना था। मीर जाफर के समय में इतना भयंकर लूटा था बंगाल को कि बंगाल से सोने की ईंटें जैसी चीजें समुद्र से जाती थी यूरोप। भयंकर लूटा, भयंकर भ्रष्टाचार किया था, तो आगे जाके बेचारे ने सुसाइड कर लिया था।
ठीक है। और इम्पोर्टेंट याद रखना, ये अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना भी इसी ने की थी, क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य सही तरीके से जो साम्राज्य चला यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही चला, और रॉबर्ट क्लाइव को ही स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछे कि रॉबर्ट क्लाइव का गधा किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मीर जाफर को कहा जाता है। मीर जाफर कौन था? बंगाल का नवाब। किस युद्ध के बाद? प्लासी के युद्ध के बाद हो जाएगा। इसी के समय में दोस्तों इन्होंने क्या किया था? दोहरा भत्ता बंद कर दिया था, तो इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव के समय में श्वेत विद्रोह भी हो गया था। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट। तो समझ गए, तो बंगाल में द्वैत शासन शुरू रॉबर्ट क्लाइव ने, समाप्त वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। कार्नवालिस के समय की मैंने आपको महत्वपूर्ण घटनाएं बताई दी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, और इसके अलावा आप सभी को पता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चीजें याद होनी चाहिए दोस्तों, ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पर कुछ वो टारगेट लेके आए हो कि मैं इतने क्वेश्चन करके जाऊंगा। टारगेट ये लेके आना कि इतनी चीजें में कुछ भी हो जाए सीख के जाऊंगा। ठीक है। तो कार्नवालिस के समय की मैं थोड़ी सी घटनाएं बता देता हूँ। 1786 से 1793 तक ये रहा था। कार्नवालिस संहिता इसी के समय में आई थी। साथ ही साथ पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक भी इसी को कहा जाता है। साथ ही साथ स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था इसी के समय में चली थी 1793 में। पर इससे पहले इस व्यवस्था का नाम क्या था? जमींदारी व्यवस्था, क्योंकि ये 10 वर्ष के लिए चलाई गई थी। यह भी आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसी कार्नवालिस के समय में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक किसके समय में हुआ? इसी के समय में हुआ। और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली थी, क्योंकि नेतृत्व सेना का कार्नवालिस करने आ गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और कार्नवालिस के समय में ही पदों के यूरोपीयकरण की बात की गई। इसके पदों के यूरोपीयकरण की बात की गई है, याद रखना। जिसमें जो बड़े बड़े पद हैं वो किसको दिए गए? यूरोपीय लोगों को दिया गया। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। बताइए, एबीसीडी आपके सामने ऑप्शन आ रहे होंगे। इस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। बताइए दोस्तों, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो आपको याद रखना है राजपूत जी, सालो जी, वंदना जी। तो देखिए, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, तो आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पर क्यों चलाया गया? क्योंकि नंद कुमार नाम के एक व्यक्ति जो है, इसने कह दिया था, इसने इसके ऊपर, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर कुछ मुकदमे चला दिए। मुकदमों में कहा गया कि बंगाल की जो बेगम है ना, बंगाल की बेगम से वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या लिया था? वो लिया था जिसको क्या कहते हैं, अरे जो लोग ले लेते हैं ना दुबके से, सरकारी कर्मचारी, रिश्वत। रिश्वत ली थी। ठीक है, हाँ, तो रिश्वत ली थी। अब वॉरेन हेस्टिंग्स पावरफुल व्यक्ति। अब ये बताइए, प्रधानमंत्री जैसे पावरफुल व्यक्ति, प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में ना इतना पावरफुल, उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स था, उसके बारे में कोई बात कह दे, और लोकतंत्र था नहीं उस समय। तो नंद कुमार को वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? जो कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश थे ना, जिनका नाम क्या था? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे हो जाएगा। तो एलिजा इम्पे से कह के कलकत्ता उच्च न्यायालय की तरफ से फांसी दिलवा दी गई, और इससे ही पहली न्यायिक हत्या कहा गया। तो इसके कारण इसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चली, परंतु आगे जाके अंग्रेजी साम्राज्य ने इसको बाइज्जत बरी कर दिया। इन्होंने कहा कि जो भी इस वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया है, ये अंग्रेजी साम्राज्य की भलाई के लिए किया है। ये अंग्रेजी साम्राज्य की किसके लिए किया है? भलाई के लिए किया है। लॉर्ड वेलेजली के बारे में यदि 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, तो आप इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं बताइए जल्दी से, क्योंकि मैंने कल की क्लास में बताई है। लॉर्ड वेलेजली के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं बताइए। बताइए बताइए दोस्तों। देखिए, कुछ सीखना है तो कदम तो आगे बढ़ाने होंगे।
आप सोचो कि हम बिना कदम आगे बढ़ाए सीख जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ 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 हाँ। सहायक संधि ग्रेड बहुत अच्छा, 1798 में सबसे पहले हैदराबाद के नवाब के साथ। बंगाल के जी, ये क्या चीज है बंगाल के जी? वो बंगाल के गवर्नर जनरल, हाँ बिल्कुल, ग्रेड बहुत अच्छा। 1798 में आया, 1805 में गया। 1773 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो हाँ ठीक है, ग्रेट। और बताइए। चतुर्थांग्ल मैसूर युद्ध, ग्रेड बहुत अच्छा, 1799 में हुआ, समाप्त हो गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी गई थी, ग्रेड बहुत अच्छा, 1800 ईस्वी में। और बताइए। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था। तो जो सिविल सेवक है ना, उनको प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, परंतु बाद में उन्हें डर लग गया कि भारतीय परंपराओं से ये ज्यादा परिचित नहीं हो जाएं तो ये भारतीयों के हित के हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, मैसूर और तंजौर को मिला लिया गया, तंजौर को, हाँ मैसूर और तंजौर को मिला लिया गया। और बताइए। तो लॉर्ड वेलेस्ली की समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, सबसे पहली सहायक संधि। सहायक संधि के तहत 1798 में हैदराबाद को, मैसूर और तंजौर को 1799 में, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, 1801 में अवध को, 1802 में बसीन की संधि मराठों के साथ हुई थी। इसी बसीन की संधि के कारण ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक इसी लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चला था, याद रखना। और लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में जो अपना दिल्ली का लाल किला है ना, उस पर भी अधिकार कर लिया गया था। यह आप अच्छे से याद रखना, लॉर्ड वेलेस्ली के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं हो जाएंगी, ठीक है। कार्नवालिस के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं आप जानते हो। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, तो कल शाम को 4:15 बजे आपकी क्लास हो जाएगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बता दीजिए, और जो भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है, रिफरल कोड आप याद रखना, स्टडी हब 7। ठीक है, तो कल शाम को 4:15 बजे मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। कोई डाउट है किसी को? कोई भी समस्या, डाउट? चलिए फिर मिलते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।